तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं राहुल सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम क्या है, क्रैक कंपटीशन विद RSR। RSR से क्या मतलब है? RSR यानी राहुल सिंह राजपूत यानी कि मैं। तो गाइस, आज हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है और ये क्लास नंबर 4 होने वाली है। पहली क्लास में हमने इसका इंट्रो देखा, यानी ये जाना कि फिजिकल ज्योग्राफी किसे कहते हैं और इसके अंदर कौन कौन से सेगमेंट्स आते हैं और कौन कौन से हमें पढ़ने हैं अपनी UPSC की प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद दूसरी क्लास में हमने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर के बारे में जाना और फिर तीसरी क्लास में जाना कि टाइम कॉन्सेप्ट यानी पूरे विश्व का समय कैसे निर्धारित किया जाता है। और आज की क्लास में हम लोग टाइम जोन और स्टैंडर्ड टाइम के बारे में समझने वाले हैं। आज हम स्टैंडर्ड टाइम के बारे में समझेंगे और कल की क्लास में हम लोग टाइम जोन को कवर करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। आज की इस एक ही वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरा स्टैंडर्ड टाइम यानी भारत का मानक समय समझाने वाला हूं। तो बिना वीडियो को एक भी मिनट स्किप किए वीडियो में बने रहिएगा। आज मैं इस एक ही क्लास के अंदर आप लोगों को पूरा कंप्लीट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पढ़ाने वाला हूँ। गाइस, ये फिजिकल ज्योग्राफी का एक डिटेल्ड कोर्स होने वाला है जिसके अंदर मैं आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी इतने डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ जितनी शायद ही आप लोगों ने आज तक यूट्यूब पर पढ़ी होगी। तो बिना वीडियो को एक भी मिनट स्किप किए वीडियो में बने रहिएगा। मैं इस एक ही क्लास के अंदर आप लोगों को पूरा कंप्लीट टाइम जोन और स्टैंडर्ड टाइम समझाने वाला हूँ। गाइज, मैंने आप लोगों के लिए इसी चैनल पर NCERT क्लास 6 to 12 की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है जिसके अंदर मैंने हिस्ट्री के 3 और ज्योग्राफी के 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और आज मैं ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर भी उस पर डाल दूंगा। मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप लोग वो भी जाकर ज़रूर से देख लीजिएगा। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। और ये जो सारी क्लासेस हैं, यानी ये जो फिजिकल ज्योग्राफी और ये NCERT की जो सीरीज़ है, इसकी PDF आप लोगों को कहाँ पर मिलेगी? तो वो मिलेगी आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? तो टेलीग्राम है क्रैक कंपटीशन विद RSR। उसकी लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा और उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारी PDFs और सारी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को उसी चैनल पर मिलने वाली हैं, तो उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, बातें बहुत हो गई। आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, जो क्या है, टाइम जोन एंड स्टैंडर्ड टाइम यानी समय क्षेत्र और मानक समय यानी भारत का मानक समय। तो गाइज, यहाँ से होती है हमारे चैप्टर की शुरुआत। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को जो हमने पिछली क्लास में देखा वो एक बार दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आप लोग पीछे का भूलते जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को पहले का थोड़ा बहुत रिकॉल करा देता हूँ ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था कि पूरे विश्व का समय कैसे निर्धारित किया जाता है और कौन सी रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा माना जाता है और कौन सी रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है। तो ये जो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसके ये जो अक्षांश रेखा है इसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं और ये इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, यानी 0 डिग्री याम्योत्तर, इसको मुख्य याम्योत्तर भी बोलते हैं। ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये किस काम आती हैं? ये पृथ्वी पर किसी भी बिंदु की दूरी नापने के काम आती हैं। और ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ये जो खड़ी रेखाएं होती हैं ऐसे, इनको क्या कहते हैं? इनको याम्योत्तर भी कहते हैं। और ये किस काम आती हैं? तो ये टाइम कॉन्सेप्ट में काम आती हैं, यानी समय का निर्धारण करने में काम में आती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो भी टाइम निश्चित किया जाता है वो अक्षांशों के माध्यम से नहीं किया जाता, वो किया जाता है देशांतर के माध्यम से। अक्षांश का काम कितना होता है? अक्षांश सिर्फ दूरी और वो जो क्लाइमेटोलॉजी होती है यानी जलवायु विज्ञान होता है उसके अंदर ही हम लोग अक्षांश का यूज़ करते हैं। और देशांतर का यूज़ किस में होता है? देशांतर काम में आता है टाइम कॉन्सेप्ट में, यानी समय का निर्धारण करने में देशांतर रेखाओं का ही यूज़ किया जाता है। और विश्व की मानक समय रेखा कौन सी है ये भी मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर से देखिएगा। उसके अंदर मैंने बहुत ही डिटेल से समझाया है
कि पूरे विश्व का समय कैसे निश्चित किया जाता है, यानी कैसे निर्धारित किया जाता है। वैसे तो मैं इस क्लास में भी आप लोगों को दोबारा से समझा दूंगा, लेकिन अगर आपको पूरा डिटेल से समझना है तो आप लोग पिछली क्लास देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखी है तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि ये जो हमारी पृथ्वी है, ये ऐसे करके ये इसके बिल्कुल मध्य में से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है और इसी को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा माना जाता है, यानी विश्व की मानक समय रेखा माना जाता है। और ये कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है यहाँ से ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है, यानी ग्रीनविच वेधशाला से होकर हमारी 0 डिग्री देशांतर यानी मुख्य याम्योत्तर गुजरती है। और ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसीलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। मेरिडियन क्यों? क्योंकि ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनको हिंदी में याम्योत्तर भी कहते हैं, और याम्योत्तर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में याम्योत्तर का नाम है मेरिडियंस, यानी ये जितनी भी देशांतर रेखाएं होती हैं यहाँ पर, इन सभी को मेरिडियंस कहा जाता है। और ये जो हमारी मुख्य याम्योत्तर है ये ग्रीनविच से निकलती है, यानी ग्रीनविच लंदन रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन से होकर गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है, यानी GMT भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसको इंटरनेशनल टाइमलाइन भी कहते हैं, यानी विश्व की मानक समय रेखा भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी से पूरे विश्व का समय निर्धारित किया जाता है, यानी इसको ही मुख्य याम्योत्तर माना जाता है पूरे विश्व का समय निर्धारित करने के लिए। तो इसके बाद में हमने क्या देखा था? यानी ये जो हमारी 0 डिग्री है, ये जो हमारी 0 डिग्री है, अगर इसके कोई देश पूर्व में स्थित है तो उसका समय ग्रीनविच से आगे होगा, और जो इसके पश्चिम में स्थित है उसका समय ग्रीनविच से पीछे होगा, यानी ग्रीनविच से कम होगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो हमारी पृथ्वी है, आप लोग देख सकते हैं, ये पृथ्वी है, ये इसकी एक्सिस है। एक्सिस वास्तव में ऐसी नहीं होती, पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इससे क्या प्रभाव पड़ता है? इस इंक्लिनेशन से क्या प्रभाव पड़ता है, यानी इस झुकाव से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे ऋतुओं का निर्माण होता है, यानी ये जो इंक्लिनेशन है इससे ऋतुएं बनती है। ये हम लोग बाद में समझेंगे, पहले वो समझते हैं कि ये जो समय आगे पीछे होता है ये क्यों होता है। ये सन है, यानी ये सूरज है, हमारा ये सूर्य है, और ये जब इसकी यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो ये इसके हाफ पार्ट पर पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं? ये जो रेखा होती है इसको बोलते हैं LOI, यानी लाइन ऑफ इंक्लिनेशन, यानी प्रदीप्ति रेखा। जो ऐसी रेखा जो दिन और रात को विभाजित करती है उसको प्रदीप्ति रेखा बोलते हैं। तो ये जो हमारा सन है इसकी रेज जब पृथ्वी पर पड़ती है तो वो कितने पर पड़ती हैं? इसके हाफ पार्ट पर, यानी इसके आधे भाग पर ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो इसके आधे भाग पर तो दिन होगा और आधे भाग पर रात होगी, यानी ये जो 0 डिग्री है, हम लोग 0 डिग्री को एक बार यहाँ पर एज्यूम करते हैं, तो ये जो 0 डिग्री है इसके इधर तो रात होगा और इधर दिन होगा, यानी इसका समय ग्रीनविच से पीछे होगा और इसका समय ग्रीनविच से आगे होगा। और जब ये पार्ट ऐसे रोटेट करता हुआ, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, तो जब ये पार्ट ऐसे घूमता हुआ इधर आएगा तो इस पार्ट पर तो दिन हो जाएगा और इस पर रात हो जाएगी। यही हमने पिछली क्लास में समझा था। और ये जो आगे पूर्व में जाएंगे तो समय गेन होगा और पश्चिम में जाएंगे तो समय लॉस होगा। इसके लिए मैंने आप लोगों को एक बहुत अच्छी कहानी भी सुनाई थी। अगर आप लोगों को याद है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं अगली क्लास में उसको फिर से दोहरा दूँगा कि। और अगर आपने नहीं देखी है तो वो जो पिछली क्लास है उसके अंदर देख लीजिएगा। एक कहानी के अंदर मैंने आप लोगों को इसको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, तो आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। अगर आप लोग ईस्ट में जाएंगे यानी पूर्व में जाएंगे तो समय गेन होगा, यानी समय प्राप्त होगा, और अगर आप लोग वेस्ट में जाएंगे तो समय लॉस होगा, यानी समय की हानि होगी। तो ईस्ट में जाएंगे तो समय को जोड़ेंगे, यानी जोड़ेंगे किस में? जोड़ेंगे हम लोग ग्रीनविच के समय में, यानी 0 डिग्री याम्योत्तर पर जो समय होगा उसके समय में हम लोग ईस्ट में जाएंगे तो समय जोड़ेंगे, और वेस्ट में जाएंगे यानी पश्चिम में जाएंगे तो समय को घटा देंगे। तो वो ट्रिक क्या थी? वो ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊं
तो वो थी ईस्ट EGA इक्वल्स टू WLS। इस ट्रिक से क्या समझते हैं आप लोग? इस ट्रिक से हम लोग समझेंगे कि अगर ईस्ट में जाएंगे तो गेन होगा, यानी पूर्व में जाएंगे तो समय प्राप्त होगा, और उसको ऐड यानी जोड़ेंगे किसमें? ग्रीनविच के समय में। और ये अगर वेस्ट में जाएंगे यानी पश्चिम में जाएंगे तो समय का लॉस होगा यानी हानि होगी, और उसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी उसको घटा देंगे। घटाएंगे किस में से? घटाएंगे हम ग्रीनविच के समय में से, यानी 0 डिग्री यामी उत्तर पर जो भी समय होगा उसमें से हम लोग अगर पश्चिम में जाएंगे तो समय घटा देंगे और पूर्व में जाएंगे तो समय जोड़ देंगे। यही हमारी ट्रिक थी, और ये ट्रिक मैंने आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया था, तो वो आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को दोबारा सुननी है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से भी सुना दूंगा। तो इसके बाद में क्या दिया हुआ है? इसके बाद में यही है जो मैंने आप लोगों को इसके अंदर समझा दिया है। ये जो हमारी पृथ्वी होती है, ये जो सन है हमारा, इसकी रेज सबसे पहले किस भाग पर पड़ती है? तो इसकी सन की रेज पड़ती है सबसे पहले पृथ्वी के पूर्वी भाग पर, यानी जो भाग पृथ्वी के सबसे पूर्व में होगा उस पर सूर्य की रेखा सबसे पहले पड़ेगी। यानी ये 5 रेखाएं हैं, A B C D और E, ये 5 रेखाएं हैं। तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश किस पर पड़ेगा? तो वो पड़ेगा A रेखा पर, यानी ये जो आपको दिख रही है सबसे पूर्व में A रेखा पर सूर्य का प्रकाश सबसे पहले पड़ेगा। उसके बाद में पड़ेगा B पर, फिर C पर, फिर D पर और फिर E पर। यानी सबसे पहले सूर्य का प्रकाश A पर पड़ेगा तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होगा? तो वो होगा A रेखा पर, और सबसे लास्ट में सूर्योदय कहाँ पर होगा? वो होगा E रेखा पर। क्यों? क्योंकि जब ये पृथ्वी का ये पार्ट घूमता हुआ यानी पृथ्वी रोटेट करती हुई इधर आएगी तो ये जो E रेखा है वो A के स्थान पर आ जाएगी, और ये जो A रेखा है वो E के स्थान पर चली जाएगी। तो इससे क्या होगा? इससे दिन और रात का फॉर्मेशन होता है, और जब E पर रात था तो A पर दिन था, और जब A पर रात होगी तो E पर दिन हो जाएगा। यानी जब ये पार्ट ऐसे घूमता हुआ आएगा और ये इधर जाएगा तो इस पर तो दिन हो जाएगा और इस पर रात हो जाएगी। अगर आपके समझ में आया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं, ये A रेखा है, इस पर सूर्य का प्रकाश सबसे पहले पड़ रहा है, तो A पर सनराइज अर्लीस्ट यानी A रेखा पर सूर्य का प्रकाश सबसे पहले पड़ेगा, और A रेखा पर सूर्योदय सबसे पहले होगा। और उसके बाद में B पर होगा, फिर C पर, फिर D पर, और फिर सबसे लास्ट में E पर, यानी E पर सनराइज लेट यानी E रेखा पर सूर्य का प्रकाश सबसे बाद में पड़ेगा, तो E रेखा पर सूर्योदय सबसे बाद में होगा। इस पिक्चर के माध्यम से आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ये हैंड रिटन है, ये इसको बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसके अंदर फ़ोन के अंदर, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए PPT वगैरह वीडियो वगैरह सब लोग फ़ोन में ही बनाता हूँ। मेरे पास कोई और इक्विपमेंट नहीं है, इसलिए मेरे को बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये हैंड रिटन ही बना दिया है। इससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक एक चीज़ें बहुत ही डिटेल से लिखी हुई हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये है यहाँ पर टाइम, यानी समय किसका आगे होगा? तो सबसे आगे समय होगा A का, फिर B का, फिर C का, फिर D का और फिर E का। यानी सबसे आगे समय किसका होगा? तो सबसे आगे समय होगा A का, उससे पीछे होगा B का, फिर C का, फिर D का, और सबसे पीछे समय किसका होगा? तो सबसे पीछे समय होगा E रेखा का। इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको आप लोग रशिया मान सकते हैं, ये जो भारत बीच में है इसको भारत मान सकते हैं, और इसको मान सकते हैं USA। तो सबसे आगे समय किसका होगा? तो वो होगा रशिया का, फिर भारत का और फिर USA का यानी अमेरिका का समय आप लोग इसके अंदर मान सकते हैं। इससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके आगे क्या दिया हुआ है? तो इसके आगे है ये जो हमारा जापान है, इसको क्या कहते हैं? इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं, यानी उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। इसको ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरे विश्व में सबसे पूर्वी देश है। वैसे तो सबसे पूर्वी देश कौन सा है? वैसे सबसे पूर्वी देश है न्यूजीलैंड, लेकिन हम लोग जापान को ही सबसे पूर्वी देश मानते हैं,
क्यों? क्योंकि ये एक औद्योगिक कंट्री है यानी औद्योगिक देश है और ये सबसे ज़्यादा विकसित भी है, इसलिए हम लोग इसको ही लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी उगते हुए सूर्य का देश मानते हैं, क्योंकि ये सबसे पूर्व में स्थित है। ये आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर के माध्यम से। ये देख सकते हैं ये जापान है और ये सबसे पूर्व में स्थित है पूरे विश्व के अंदर, इसलिए इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। इसके आगे क्या दिया हुआ है? तो इसके आगे है पूर्व में सूर्य सबसे पहले तथा पश्चिम में सूर्य सबसे बाद में दिखाई देता है। ये मैंने इस पिक्चर में आपको बता दिया है। पूर्व में यानी ए रेखा पर सूर्य सबसे पहले दिखाई देगा और ई रेखा पर यानी ई याम्योत्तर पर सूर्य सबसे बाद में दिखाई देगा, यानी ई रेखा पर सूर्योदय सबसे बाद में होगा। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है यानी द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। किसको? जापान को। वैसे सबसे पूर्वी देश कौन सा है? तो वो है न्यूजीलैंड। लेकिन जापान को हम लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि जापान न्यूजीलैंड से ज़्यादा विकसित है और ये सबसे पूर्व में भी स्थित है। वैसे सबसे पूर्व में न्यूजीलैंड है, लेकिन हम लोग ये एक औद्योगिक कंट्री है यानी औद्योगिक देश है और विकसित भी है, इसलिए इसको ही हम लोग द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं यानी उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। याद रखना, वैसे सबसे पूर्वी देश कौन सा है? वो है न्यूजीलैंड। तो ये हमारी एक स्लाइड थी जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर है वही जो मैंने आपको दिखाया। ये पृथ्वी है, ये सन है, कौन से भाग पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ेंगी ये मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से। और इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं ये जापान है, ये सबसे पूर्व में स्थित है, इसको द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। और वैसे सबसे पूर्वी देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। तो इसके आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? आगे है लैटिट्यूड का यूज़ यानी अक्षांश का यूज़ डिस्टेंस में किया जाता है, यानी पृथ्वी पर किसी भी बिंदु की दूरी नापने के लिए किसका यूज़ होता है? वो होता है लैटिट्यूड का यानी अक्षांश रेखाओं का। और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाओं का यूज़ किस में होता है? तो वो होता है टाइम कॉन्सेप्ट में यानी समय का निर्धारण करने में। तो हम लोग जो ये टाइम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इसके अंदर हम लोग कौन सी रेखाओं के बारे में बात कर रहे हैं? तो हम लोग कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाओं के बारे में हम लोग इसके अंदर बात कर रहे हैं। यानी समय का निर्धारण किसके अंदर होता है? तो वो होता है लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाओं से। इनको याम्योत्तर रेखाएं भी कहते हैं यानी इनको मेरिडियंस भी कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कौन सी है? तो वो है 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी 0 डिग्री याम्योत्तर। इसको मुख्य याम्योत्तर भी कहते हैं, इसको इंटरनेशनल टाइमलाइन भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसको कहते हैं ग्रीनविच मेरिडियन यानी GMT, ग्रीनविच मेरिडियन यानी ग्रीनविच टाइमलाइन। यानी ये कहाँ से होकर गुजरती है? ये गुजरती है रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन से, यानी ग्रीनविच वेधशाला लंदन से होकर ये गुजरती है, इसलिए इसको GMT भी कहा जाता है यानी ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। लैटिट्यूड का यूज़ डिस्टेंस में होता है और लॉन्गिट्यूड का यूज़ टाइम कॉन्सेप्ट में होता है यानी समय का निर्धारण करने में होता है। ये पिक्चर हमने पहले ही देख ली थी तो इसको दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में क्या दिया हुआ है? इसके बाद में है ये ड्यूरेशन 24 आवर्स। ये किसकी है? तो ये है पृथ्वी के रोटेशन की। रोटेशन आप लोग देख सकते हैं। ये जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इसका मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने कलर ले लिया। तो ये जो हमारी पृथ्वी है ये आप लोग देख सकते हैं, ये इसकी एक्सिस है और ये अपनी अक्ष पर कैसे घूमती है? ये घूमती है वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन यानी पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है कितने घंटे में? 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। यानी घूर्णन का दूसरा नाम क्या है? तो घूर्णन को परिभ्रमण भी बोलते हैं। यानी पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक चक्कर कितने देर में पूरा करती है? तो वो करती है 24 घंटे में। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है यानी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। ये आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं। पृथ्वी आप जानते हैं एक गोलाकार पथ में यानी एक वृत्त के पथ में चक्कर लगाती है। इसकी कक्षा कैसी होती है यानी इसका ऑर्बिट कैसा होता है? तो वो होता है वृत्ताकार। यानी ये वृत्ताकार पथ में अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। और ये कितने डिग्री का होता है? तो आप लोग जानते हैं वृत्त के अंदर कितने डिग्री होते हैं? वो होते हैं 360 डिग्री। यानी पृथ्वी अपनी अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है कितनी देर में? तो वो घूमती है 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है यानी
24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 360 कैसे हुआ, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये इसके अंदर डिवाइड करके ये 90 यानी ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये चौथा 90 डिग्री, तो ये टोटल मिलाकर कितना हुआ, तो ये हुआ 360 डिग्री। यानी पृथ्वी अपनी अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो अगर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में कितनी घूमेगी, तो वो घूमेगी 300, ये आप लोग देख सकते हैं, तो वो घूमेगी 360/24 यानी इक्वल्स टू 15 डिग्री। यानी पृथ्वी अपनी अक्ष पर 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है, तो वो घूमती है 15 डिग्री। यानी अगर ये पृथ्वी का पथ है यानी ये पृथ्वी का ऑर्बिट है, तो ये 90 है यहाँ तक, तो 15 डिग्री कहाँ तक होगा, लगभग इतना मान सकते हैं। इतना होता नहीं है लेकिन आप लोग इतना मान सकते हैं, इसके अंदर ये देख सकते हैं आप लोग, इतना मान सकते हैं। यानी इतना घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, तो पृथ्वी घूमेगी इतना यानी 1 डिग्री। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच में डिफरेंस कितना होता है भूमध्य रेखा पर, तो वो होता है 1 डिग्री। यानी अगर हम लोग यानी 15 डिग्री को पार करते हैं तो हमें कितने समय का अंतर देखने को मिलेगा, तो हमें मिलेगा 1 घंटे का अंतर। यानी अगर हम लोग ये मान सकते हैं आप लोग, ये जैसे हमारी भूमध्य रेखा है, नहीं भूमध्य रेखा नहीं है, ये हमारी है 0 डिग्री याम्योत्तर। तो अगर हम लोग इसके 15 डिग्री पूर्व या 15 डिग्री पश्चिम को पार करेंगे, ये मान सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पर 15 है और ये यहाँ पर 15 है, तो अगर हम लोग इसको 15 डिग्री से पार करते हैं तो कितने घंटे का डिफरेंस आएगा, तो वो आएगा 1 घंटे का डिफरेंस। यानी 1 घंटे का अंतर आएगा 15 डिग्री को पार करते ही पृथ्वी पर। तो हमारे देश के अंदर यानी 15 डिग्री को पार करते ही दूसरी मानक समय रेखा माननी होगी। तो हमारे देश में एक ही मानक समय रेखा है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा जो देश है भारत, उसका ये जो देशांतरीय विस्तार है वो 30 डिग्री के अंदर है। यानी 15 इस साइड और 15 इस साइड, और बीच में से जो रेखा गुजरती है उसी को हमने हमारी भारत की मानक समय रेखा माना हुआ है। यानी इंटरनेशनल यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन माना हुआ है, भारत की मानक समय रेखा माना हुआ है। और वो कौन सी है, तो वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर क्यों, क्योंकि हम लोग ये जो आप लोग देख सकते हैं, ये अगर 0 डिग्री याम्योत्तर है तो हम लोग इसके पूर्व में स्थित हैं। यानी भारत पूरी तरह इसके 0 डिग्री के पूर्व में स्थित है, इसलिए जो भी हमारी देशांतर रेखाएं होंगी उसको हम पूर्वी देशांतर ही कहेंगे। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। और अक्षांश कितना है, तो वो देख सकते हैं आप लोग, अक्षांश विस्तार यहाँ से लेकर यहाँ तक है और देशांतरीय विस्तार यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इसमें आगे क्या दिया हुआ है, पृथ्वी का ड्यूरेशन कितना होता है, यानी पृथ्वी के घूर्णन का ड्यूरेशन यानी अवधि कितनी होती है, तो वो होती है 24 घंटे। यानी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। और 24 घंटे में कितना डिग्री घूमती है, 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 360/24 यानी 15 डिग्री। और 15 डिग्री घूमती है 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो वो होते हैं 60 मिनट। 15 डिग्री 7 मिनट में घूमती है, तो 1 डिग्री कितने घूमेगी, तो वो घूमेगी आपकी ये 60/15 इक्वल्स टू 4 मिनट। यानी पृथ्वी अपनी अक्ष पर 1 डिग्री कितने मिनट में घूमती है, तो वो घूमती है 4 मिनट में। 4 मिनट आप लोग देख सकते हैं, अगर ये पृथ्वी का ऑर्बिट है, ये 360 डिग्री है, ये यहाँ पर इतना 90 होता है। अगर पृथ्वी आप लोग, वैसे तो ये दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसको अगर हम लोग 1 डिग्री माने, तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर 1 डिग्री कितने मिनट में घूमती है, तो वो घूमती है 4 मिनट में। यानी पृथ्वी 1 घंटे में तो घूमती है 15 डिग्री, और 1 डिग्री कितने में घूमती है, तो घूमती है 4 मिनट में। यही पृथ्वी का रोटेशन है और इसी से समय का निर्धारण किया जाता है। यानी यही हमारे समय पर भी इम्पैक्ट डालता है। इसके बाद में ये स्लाइड शायद दोबारा से लग गई है, इसको आप लोग देख लीजिएगा दोबारा से। ये
हमने सन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था कि कौन सी रेखा पर सूर्य का प्रकाश सबसे पहले पड़ेगा, जापान, द लैंड ऑफ राइजिंग सन। इसके बाद में क्या है, तो इसके बाद में ये है, देख सकते हैं आप लोग, ये पृथ्वी का और रोटेशन है, इसको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। यानी पृथ्वी पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो कौन से भाग पर तो दिन होता है और कौन से भाग पर रात होती है। तो आप लोग देख सकते हैं ये पृथ्वी है, ये अपनी अक्ष पर रोटेट करती है, किधर, वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। और जब सूर्य का प्रकाश इसके एक भाग पर पड़ता है यानी इसके आधे भाग पर पड़ता है, तो आधे भाग पर तो दिन होता है और आधे भाग पर रात होती है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एलओआई, यानी लाइन ऑफ इंक्लिनेशन, यानी लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं इसको, इंक्लिनेशन नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी प्रदीप्ति रेखा। ये इस रेखा का क्या काम होता है, तो इस रेखा का काम होता है दिन और रात को विभाजित करना, यानी इसके इधर तो दिन होगा और इधर रात होगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये पृथ्वी का रोटेशन है, इस पर आधे भाग पर तो दिन है, आधे भाग पर तो दिन है और आधे भाग पर रात है। और ये सूर्य का प्रकाश पड़ता है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। तो इसके आगे क्या दिया हुआ है, तो इसके आगे है पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक घंटे में कितना डिग्री घूमती है, तो वो घूमती है 15 डिग्री, यानी पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है अपनी अक्ष पर। तो इसको याद, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी इसके इफ़ेक्ट क्या क्या है, तो इसके इफ़ेक्ट हैं, अगर पूर्व में जाएंगे तो समय गेन होगा और उसको जोड़ेंगे, और पश्चिम में जाएंगे तो समय लॉस होगा यानी समय की हानि होगी और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी उसको घटाएंगे। इसके लिए एक ट्रिक थी, ये मैंने आप लोगों को बता दी है पहले ही, EGA इक्वल्स टू WLS। ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है ईस्ट, जी का मतलब है गेन और ए का मतलब है ऐड, यानी पूर्व में जाएंगे तो समय गेन होगा यानी प्राप्त होगा और उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड किस में करेंगे, यानी जोड़ेंगे किसके अंदर, तो हम जोड़ेंगे 0 डिग्री यामी उत्तर पर जो भी समय होगा, यानी ग्रीनविच में जो भी समय होगा उसमें हम लोग अगर पूर्व में जाएंगे तो समय को जोड़ देंगे, जो भी समय होगा उसको ग्रीनविच के समय में जोड़ देंगे। उसके बाद है WLS, यानी W से क्या है, W से है वेस्ट यानी पश्चिम, L से लॉस यानी हानि और S से सब्ट्रैक्ट यानी घटाना, यानी अगर हम लोग वेस्ट में जाएंगे तो लॉस होगा यानी समय का लॉस होगा और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी पश्चिम में जाएंगे तो समय की हानि होगी और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी उसको घटाएंगे। ये ट्रिक मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी है और इसको याद करने की एक अच्छी सी कहानी भी मैंने सुनाई थी, यानी एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताया था कि इसको आप लोग कैसे याद कर सकते हैं। वो ससुराल वाली एक कहानी थी, तो आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा, वो मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, उससे आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद में ये आप लोग देख सकते हैं, ये पृथ्वी का एक चित्र दिया हुआ है जिसके अंदर सारी अक्षांश और देशांतर रेखाओं को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें कौन कौन सी रेखाएं हैं, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। इसका कलर हम लोग रखेंगे रेड। तो रेड मैंने इसका कलर रख लिया है, रेड तो इसके अंदर मैच हो जाएगा, तो कलर हम लोग दूसरा रखेंगे। इसके अंदर हम लोग कलर रखेंगे ये येलो ही ठीक है इसके अंदर। तो इसके अंदर कौन कौन सी रेखाएं दी हुई हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो बीच बिल्कुल मध्य में से गुजर रही है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 0 डिग्री याम्योत्तर, यानी मुख्य याम्योत्तर कहते हैं इसको। और यही अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है, यानी पूरे विश्व की मानक समय रेखा कहते हैं किसको, तो कहते हैं 0 डिग्री याम्योत्तर को। और ये कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये यहाँ पर ग्रीनविच लंदन यानी रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन से होकर गुजरती है। इसी को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है, यानी पूरे विश्व की समय रेखा कहा जाता है। तो इसके बाद में है ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री याम्योत्तर है और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसका काम क्या होता है, यानी अक्षांश रेखाओं का काम क्या होता है, तो पृथ्वी पर किसी भी बिंदु की दूरी नापने और क्लाइमेटोलॉजी को समझने के लिए अक्षांश रेखाओं का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 0 डिग्री है,
इसके ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करके अक्षांश रेखाएं होती हैं। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 179। यानी वैसे तो आप लोगों को देखने में लगेगा कि ये अगर 0 डिग्री है तो इसके 90 यानी 90 इस साइड और 90 उत्तर में और 90 दक्षिण में, तो कितनी हुई? 90 90 180। और ये जो एक भूमध्य रेखा है यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको मिलाकर कितनी हुई? तो वो हुई 181 यानी 181। लेकिन ये इतनी नहीं होती क्योंकि ये जो हमारे, ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारे ध्रुव हैं ये कोई ना तो कोई अक्षांश रेखा है और ना ही कोई अक्षांशीय वृत्त है। अक्षांशीय वृत्त कैसे? ये जो हमारी देशांतर रेखाएं यानी अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये कोई अक्षांश रेखा नहीं होती, ये होता है पूरा अक्षांशीय वृत्त। ऐसे करके ये आप लोगों को 2D में यानी एक पिक्चर में देखेंगे तो आप लोगों को अक्षांशीय रेखा दिखाई देगी। लेकिन अगर आप लोग इसको 3D होलोग्राम में देखेंगे, 3D होलोग्राम में यहाँ पर लेकर नहीं आ सकता क्योंकि ये मेरे पास ऐसा कोई साधन है नहीं जिसके अंदर मैं आप लोगों को वो 3D होलोग्राम दिखाऊं। तो आप लोग इसी के अंदर समझ सकते हैं, इसी के अंदर मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये अक्षांशीय वृत्त कैसे बनाते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो अक्षांश रेखा होती है ये 0 डिग्री देख सकते हैं आप लोग, ये ऐसे करके पीछे जाती हुई ऐसे पूरे वृत्त का निर्माण करती है। यानी अक्षांश रेखाएं नहीं होती, अक्षांशीय वृत्त होते हैं। तो हम लोग क्या समझ रहे थे? हम लोग समझ रहे थे ये जो हमारे उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव है, ना तो ये कोई अक्षांशीय रेखा है और ना ये कोई अक्षांशीय वृत्त है, ये सिर्फ एक बिंदु है यानी ये सिर्फ एक पॉइंट के रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए हम लोग कुल अक्षांशों की संख्या कितनी मानेंगे? तो वो मानेंगे 181 -2 क्यों? क्योंकि हमने ये जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण ध्रुव को घटा दिया है क्योंकि ये सिर्फ एक बिंदु है, कोई अक्षांशीय रेखा नहीं है। तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हुई? तो वो हुई 179। तो आप लोगों को समझ में आया। और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है, आप लोग देख सकते हैं, वो होती है ये 0 डिग्री और इसके 180 रेखाएं इधर होती है यानी 180 डिग्री इधर ईस्ट, और इधर आएंगे हम लोग 180 रेखाएं इधर होती हैं। तो इधर आते आते आएंगे हम लोग 180 डिग्री वेस्ट तक। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही रेखा है यानी एक ही याम्योत्तर है, वो है 180 डिग्री याम्योत्तर। उसी को 180 डिग्री ईस्ट और उसी को 180 डिग्री वेस्ट कहा जाता है। तो ये जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं इनकी संख्या कुल कितनी हुई? तो वो हुई 360 यानी 360 देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर कुल मौजूद हैं। और 0 डिग्री याम्योत्तर को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा माना जाता है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कौन सा होता है? तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैं आप लोगों को इस पृथ्वी के अंदर ही बताऊं तो ये आप लोग देख सकते हैं, पृथ्वी को हम लोग 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, यानी ये है उत्तर, ये पूरब, ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो भारत कहाँ पर है? तो भारत है उत्तर में यानी उत्तर, और पूर्व गोलार्ध में यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो कहाँ पर हुआ? ये इनके मध्य में, यानी भारत कहाँ पर स्थित है? तो वो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और हम लोग 0 डिग्री के पूर्व में स्थित हैं। तो हमारी जितनी भी याम्योत्तर यानी जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी उनको हम कैसी मानेंगे? तो हम लोग मानेंगे पूर्वी देशांतर रेखाएं। यानी भारत की जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी यानी जितनी भी याम्योत्तर होगी उसको हम लोग पूर्वी देशांतर ही कहेंगे। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरी विस्तार है। और ये कितने डिग्री के बीच में आता है? तो वो आता है 30 डिग्री के बीच में। या आप लोग देख सकते हैं 15 इस साइड और 15 इस साइड, यानी भारत 30 डिग्री के बीच में भारत का देशांतरी विस्तार है। कई देशों का देशांतरी विस्तार बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि रशिया और यूएसए वगैरह, इनका देशांतरी विस्तार बहुत ज़्यादा है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार बहुत ज़्यादा है। इसलिए इनके अंदर एक से ज़्यादा मानक समय यानी मानक समय रेखाएं मानी जाती हैं, यानी स्टैंडर्ड टाइम माने जाते हैं। भारत का
देशांतरी विस्तार 30 डिग्री के अंदर है, इसलिए ही भारत में सिर्फ एक मानक समय रेखा मानी गई है, और वो कितनी है, वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। सबसे पहले सूर्य जापान में, इसलिए इसको द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। ये हमने पहले ही देख लिया है, यानी उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे पूर्व में है और ये एक औद्योगिक कंट्री है और ये सबसे ज़्यादा विकसित भी है, इसलिए ही इसको द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। वैसे सबसे पूर्वी देश कौन सा है, तो वो है न्यूजीलैंड। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य की स्थिति देखकर लगाया जाता है, यानी जब ये मानक समय रेखाएं नहीं मानी गई थी तो समय का अनुमान कैसे लगाया जाता था, तो वो लगाया जाता था सूर्य की स्थिति को देखकर, यानी सूर्य कहाँ पर है उसकी स्थिति को देखकर ही उस समय स्थानीय समय का अनुमान लगाया जाता था। यानी एक फिक्स जो क्षेत्र होता था उसके समय का निर्धारण किया जाता था। लेकिन ये हम लोग ऐसे पूरी दुनिया में समय नहीं मान सकते, क्योंकि अगर हम लोग अलग अलग समय मान लेंगे तो वो जो व्यापार वगैरह होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। इसीलिए सबसे पहले ग्रीनविच में से गुजरने वाली 0 डिग्री यामी उत्तर को भारत अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा माना गया और फिर उसी से पूरे विश्व का समय निर्धारित किया गया। क्यों? क्योंकि स्थानीय समय सभी का अलग अलग होता है और उससे हम लोग सही समय का अनुमान नहीं लगा सकते, इसलिए 0 डिग्री यामी उत्तर को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा माना गया और फिर उसके बाद में सभी देशों ने अपनी अपनी मानक समय रेखाएं उसके हिसाब से ही मानी है। और भारत ने कितनी मानी है, वो मानी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। जो कहाँ से होकर गुजरती है, वो गुजरती है इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है, जो किसके पास है, वो है मिर्ज़ापुर के पास। तो 0 डिग्री को इंटरनेशनल टाइमलाइन कहते हैं, यानी GMT कहते हैं। ये मैंने बता दिया है। GMT क्यों? GMT का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है ग्रीनविच मेरिडियन। यानी ग्रीनविच मेरिडियन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ग्रीनविच वेधशाला लंदन से होकर गुजरती है, यानी रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन से होकर हमारी 0 डिग्री यानी इंटरनेशनल टाइमलाइन होकर गुजरती है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है स्टैंडर्ड टाइम, द टाइम ऑफ ए रीजन और कंट्री दैट इज एस्टेब्लाइज्ड बाय लॉ और जनरल यूजेज एज सिविल टाइम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है स्टैंडर्ड टाइम यानी मानक समय एक क्षेत्र या एक देश का समय होता है जो उस पूरे देश के लॉ यानी जनरल यूजेज के लिए यूज़ में लाया जाता है, यानी जो कानून के द्वारा निश्चित किया जाता है और उसी को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। यानी वो जो समय होता है वो पूरे देश के लिए लागू होता है, उसके अंदर कोई स्थानीय समय का ऐसे नहीं होता कि कोई अपना समय अलग अलग मान लेगा, वो पूरे देश के लिए एक ही मानक समय होता है। यानी स्टैंडर्ड टाइम द टाइम ऑफ ए रीजन और कंट्री, यानी मानक समय एक पूरे कंट्री या पूरे क्षेत्र का एक निश्चित समय होता है जो कानून के द्वारा उस समय के जनरल यूज यानी सामान्य यूज के लिए निश्चित किया जाता है। इसके बाद में क्या है, द कॉन्सेप्ट वाज अडोप्टेड इन द लेट 19th century in attempt to end the confusion that was caused by each communities use its own solar time। यानी इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब है ये जो मानक समय का कॉन्सेप्ट है इसको कब अपनाया गया, इसको अपनाया गया 19वीं शताब्दी के अंत के अंदर। क्यों? क्योंकि वो जो कन्फ्यूजन थी उसको दूर करने के लिए कि ये जो सभी लोगों ने अपना अलग अलग स्थानीय समय माना हुआ है, उसकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी के अंत में एक अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा मानी गई और उसी के हिसाब से सभी देशों ने अपना मानक समय निर्धारित किया, यानी पूरे देश का एक ही समय निर्धारित किया जो हमने पिछले पॉइंट में देखा। तो वो कब हुआ, वो हुआ 19वीं शताब्दी के अंत में। क्यों? क्योंकि वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए जो सभी लोगों ने अपना अलग अलग स्थानीय समय माना हुआ था, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए 19वीं शताब्दी के अंत में एक अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा मानी गई और उसी के हिसाब से पूरे विश्व ने अपने समय का निर्धारण किया। इसके बाद में है लोकल टाइम वेरीज कॉन्टीन्यूसली विथ चेंज इज लॉन्गिट्यूड, यानी विथ चेंज इन लॉन्गिट्यूड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये जो लोकल टाइम होता है यानी स्थानीय समय होता है, ये देशांतर बदलने से बदलता जाता है कॉन्टीन्यूसली, यानी
लगातार देशांतर रेखाओं में बदलाव के साथ ये जो लोकल टाइम होता है ये बदलता जाता है। यानी ये जो लोकल टाइम होता है ये देशांतर में डिफरेंस आने से लगातार चेंज होता रहता है। यानी ये जो देशांतर रेखाएं होती है ये 15 डिग्री के ऊपर चेंज हो जाती हैं। यानी 15 डिग्री का डिफरेंस आते ही लोकल टाइम यानी स्टैंडर्ड टाइम भी बदल जाता है उस देश या कंट्री का। अगर देशांतरी विस्तार 15 डिग्री से ज़्यादा होगा तो उसको एक से ज़्यादा मानक समय रेखाएं माननी होंगी। यूएसए में 5 मानक समय रेखाएं हैं। क्यों? क्योंकि वो जो यूएसए है यानी अमेरिका है उसका देशांतरी विस्तार यानी पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार अधिक है। तो उसके अंदर कितनी मानक समय रेखाएं मानी गई हैं? तो उसको मानी गई हैं 5 मानक समय रेखाएं। यानी यूएसए यानी अमेरिका के अंदर 5 मानक समय रेखाएं हैं। और रशिया यानी जो रूस है उसके अंदर कितनी मानक समय रेखाएं हैं? तो उसके अंदर है 9 मानक समय रेखाएं। पहले जब रशिया यूएसएसआर था यानी सोवियत संघ था तब रशिया यानी रूस के अंदर 11 मानक समय रेखाएं हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान में रशिया में कितनी मानक समय है? तो उसमें है 9 मानक समय रेखाएं। तो यही इस पॉइंट में दिया हुआ है, लोकल टाइम वेरीज कॉन्टिन्यूसली विथ चेंज इन लॉन्गिट्यूड। यानी जब ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं इन लोकल टाइम वेरी करता है जब ये देशांतर रेखाएं बदलती जाती हैं 15-15 डिग्री के डिफरेंस पर। यानी जब 15 डिग्री का डिफरेंस आएगा तो लोकल टाइम यानी उस देश का स्टैंडर्ड टाइम चेंज होता जाएगा। क्योंकि 15 डिग्री के बाद कितने घंटे का डिफरेंस आता है? तो वो आता है 1 घंटे का। यानी फिर उसको अगर पश्चिम में जा रहे हैं तो 1 घंटा घटाना पड़ेगा और अगर पूर्व में जा रहे हैं तो 1 घंटा जोड़ना पड़ेगा उस देश के स्टैंडर्ड टाइम के अंदर। इसके बाद में ये हमारे लास्ट में भारत का मानक समय यानी जो हमारा आज का टॉपिक था ये मैंने पीछे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि पूरे विश्व का समय कैसे निर्धारित किया जाता है। और अब हम आते हैं हमारे यानी अपने भारत देश के मानक समय के ऊपर। यानी भारत का मानक समय कैसे निर्धारित किया जाता है तो वो भी देख लेते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन यानी भारतीय मानक समय रेखा। हमारे भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो वो है 97 डिग्री 25 मिनट। ये यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, ये 90 नहीं है, ये है 97 डिग्री। ये है 97 डिग्री पूर्वी देश 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ये आप लोगों को मैं मैप में दिखा देता हूँ। इसके अंदर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो उसको आप लोग थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ये मैं आप लोगों को इसके अंदर यानी मैप के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। तो वो है यहाँ पर, ये आप लोग देख सकते हैं। ये इसका थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये आप लोगों को इसके अंदर दिखेगा नहीं तो हम लोग ले लेते हैं ब्लैक कलर और इसका साइज़ कर लेते हैं हम थोड़ा कम। तो ये हमने कर लिया साइज़ कम। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है? तो ये है, ये जो हमारा भारत देश है इसके इधर यानी पश्चिम में और ये पूर्व यानी पश्चिम से पूर्व का विस्तार कितना है? तो वो है 68 डिग्री। ये आप लोग देख सकते हैं, ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। यानी ईस्ट ये आप लोग देख सकते हैं। यानी भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। और ये कितने डिग्री के अंतर में आता है यानी कितने डिग्री पर आता है? ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में कितना देशांतरी विस्तार है? तो भारत का देशांतरी विस्तार है 30 डिग्री के अंतर के अंदर। यानी 30 डिग्री के अंदर अंदर भारत का देशांतरी विस्तार आ जाता है। यानी भारत पश्चिम से पूर्व की ओर कितना फैला हुआ है? तो वो फैला हुआ है 30 डिग्री के अंदर। कलर कौन सा हो गया? ये कलर आप लोग देख सकते हैं, ये 30 डिग्री के डिफरेंस पर ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमारे भारत का मानक समय ये देखिए, पहले मानक समय ये जो अगर हम लोग ईस्ट वाला ले लेंगे है नहीं, भारत का मानक समय अगर हम लोग ये ईस्ट वाला मानेंगे तो ये समय आगे होगा। और अगर हम लोग ये वेस्ट वाला मानेंगे तो भारत का मानक समय पीछे होगा। यानी अगर हम लोग 97 डिग्री 25 मिनट को मानेंगे तो समय आगे होगा
और अगर 68 डिग्री 7 मिनट को मानेंगे तो समय पीछे होगा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने अपना मानक समय कौन सा माना, तो हमने माना ये जो भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजर रही है, इसी याम्योत्तर को हमने अपना मानक समय माना है। और ये कितने डिग्री है, तो ये है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हमने अपना मानक समय माना है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन माना है। और ये कहाँ से होकर गुजरता है, तो ये गुजरता है इलाहाबाद नैनी से होकर। और ये कहाँ पर है, ये है मिर्ज़ापुर के निकट। तो ये आप लोग अच्छे से देख सकते हैं भारत का मानक समय कहाँ से होकर गुजरता है और ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो ये गुजरता है 5 राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। और ये कितनी है, ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग भूमध्य रेखा जो है, यानी इधर जो हमारी भूमध्य रेखा है, इससे हम लोग पूर्व में स्थित हैं। ये कलर दूसरा ले लेते हैं। ये जो हमारी भूमध्य रेखा है, इससे हम लोग पूर्व, भूमध्य रेखा नहीं, 0 डिग्री याम्योत्तर यानी जो इंटरनेशनल टाइमलाइन है उससे हम लोग पूर्व में स्थित हैं। तो हमारी जितनी भी याम्योत्तर होंगी उसको हम लोग कहेंगे पूर्वी देशांतर यानी पूर्वी याम्योत्तर। तो भारत का मानक समय है पूर्व में, तो इसको कहेंगे 82.5 डिग्री ईस्ट यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हमने अपना मानक समय माना है। यही पूरे देश में मान्य होता है। अगर हम लोग ईस्ट में जाते हैं तो समय, अगर हम लोग ईस्ट का मानते तो समय ज़्यादा लेना पड़ता, और अगर हम लोग वेस्ट में मानते यानी 68 डिग्री 7 मिनट को मानते तो हमें समय हमारा पीछे होता। इसलिए हमने इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमारे जो भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है इसी रेखा को हमने अपना मानक समय माना है। और ये कितना है, ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये कहाँ से गुजरता है, ये गुजरता है इलाहाबाद नैनी से होकर, जो किसके पास है, जो है मिर्ज़ापुर के पास। तो ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन थी, ये हमने अच्छे से समझ लिया है। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ये हमने भारत के मध्य से ही क्यों माना, यानी हमने, अगर हम लोग चाहते तो ये हम लोग ऐसे भी मान सकते थे, इस रेखा को भी मान सकते थे, इसको भी मान सकते थे। हमने ये बीच वाली ही क्यों मानी, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ये जो 97 डिग्री, ये 97 डिग्री है गाइस, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। ये 97 डिग्री है। अगर हम लोग 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट को मानते तो वहाँ पर कितना टाइम होता है, यानी अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर, यानी 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के 7 बज रहे हैं, तो ये जो हमारी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, इस पर कितना समय होगा, तो इस पर सुबह के 9 बजेंगे। यानी ये थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है। अगर इस पर 7 बजेंगे तो इस पर सुबह के 9 बजेंगे, क्योंकि ईस्ट में जाते हैं तो समय गेन होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ये बिल्कुल भी अच्छे से टाइप नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग माने कि 68 डिग्री 7 मिनट पर सुबह के, थोड़ा सा कलर का चक्कर है, अगर 68 डिग्री 7 मिनट पर सुबह के 7 बज रहे हैं तो 97 डिग्री 25 मिनट पर कितने बजेंगे, तो सुबह के बजेंगे वहाँ पर 9 AM, यानी इनके समय में कितने घंटे का डिफरेंस है, तो वो है 2 घंटे का। अगर हम लोग किसी भी एक रेखा को मानते हैं तो हमें 2 घंटे समय आगे या पीछे लेना पड़ेगा। इसलिए हमने अपने मानक समय को इसके बिल्कुल मध्य से होकर गुजारा है, यानी ये जो बिल्कुल मध्य से है इसको हमने अपने मानक समय रेखा माना। यानी 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री इधर, तो यहाँ पर कितने बजेंगे, तो यहाँ पर बजेंगे सुबह के 8। यानी ये एकदम एक्यूरेट टाइम होगा। ये इनको भी, यानी ईस्ट में रहने वालों को भी इसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा और वेस्ट में रहने वालों को भी इसके हिसाब से एडजस्ट करने पड़ेगा। तो भारत का मानक समय होगा, यानी अगर सुबह यहाँ पर 7 बज रहे थे, यहाँ पर 9 बज रहे थे, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितने बजेंगे, तो वो बजेंगे सुबह के 8। ये यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी, तो इसको आप लोग बिल्कुल से मत मानिएगा। ये मैंने आप लोगों को अच्छे से करेक्ट करके समझा दिया है, यानी इसको आप लोगों को बिल्कुल नहीं मानना है। ये थोड़ा सा उल्टा है, वैसे तो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको तो इसका समय मानेंगे
अगर इसको इसका और इसको इसका तो ये एकदम सही हो जाएगा। और ये 90 डिग्री नहीं है, ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, यानी आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। हमने इसमें अच्छे से समझ लिया कि टाइम जोन किसको कहते हैं। टाइम जोन के बारे में आज हमने नहीं पढ़ा। आज हमने किसके बारे में पढ़ा? आज हमने पढ़ा इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन के बारे में। और कल हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे टाइम जोन के बारे में, कि जिन देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है उनका टाइम कैसे निश्चित किया जाता है और टाइम जोन क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, यानी आज का हमारा जो टॉपिक था स्टैंडर्ड टाइमलाइन यानी इंटरनेशनल टाइमलाइन और इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन यानी भारत की मानक समय रेखा था, जो आज हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है इस एक ही वीडियो के अंदर। और लास्ट में थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, यानी वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। और जाते जाते आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, मैंने इसी चैनल पर आप लोगों के लिए NCERT क्लास 6 to 12 की सीरीज़ स्टार्ट की है, लेकिन उसके बारे में बाद में जानेंगे। ये हमने जो फिजिकल ज्योग्राफी का है, इसके अंदर मैंने कल की क्लास में टाइम कॉन्सेप्ट समझाया था आपको अच्छे से, तो उसकी क्लास आप लोग ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पूरे विश्व का समय कैसे निर्धारित किया जाता है। और आज हमने उसका अगला पार्ट देखा कि भारत का समय कैसे निर्धारित किया जाता है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कैसे मानी गई है, वो आज की क्लास में हमने देख लिया। और कल की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? तो हम देखेंगे टाइम जोन यानी समय क्षेत्र कैसे होते हैं। ये कल की क्लास है, इसको ज़रूर से आप लोग देख लीजिएगा। और इसके बाद में मैंने NCERT क्लास 6 to 12 की सीरीज़ भी इसी चैनल पर स्टार्ट कर दी है। कल मैंने उसका हिस्ट्री का 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो वो भी आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। इसका तीसरा चैप्टर मैंने आरंभिक नगर कंप्लीट कर दिया है, उसकी प्लेलिस्ट भी है, तो वो आप लोग ज़रूर से देखिएगा। और ज्योग्राफी के अंदर मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और आज मैं उसका तीसरा चैप्टर भी डालने वाला हूँ इसी चैनल पर, तो उसकी वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगी, तो आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और लास्ट में थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो को पूरा देखने के लिए। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर नोट्स, PDF एंड अदर इम्पोर्टेंट अपडेट्स। मेरे टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? तो टेलीग्राम है क्रैक कंपटीशन विद RSR। उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसको आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा और उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारी PDFs और हैंड रिटन नोट्स और सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, क्योंकि गाइज अगर आप लोग लाइक और एक कमेंट करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छा कंटेंट लाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग लाइक नहीं करेंगे या कमेंट नहीं करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाना बंद कर दूंगा या मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरी वीडियो पर 1 व्यूज़ भी आता है तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मैं एक बच्चा भी मेरे से पढ़ना चाहता है तो मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग लाइक और कमेंट करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लाने में और ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ। तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर से करना। लास्ट में थैंक यू सो मच गाइस।